Assalamualaikum. So this is my third video on the topic of important UQs of reproduction physiology. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रीड करते हैं. A nursing mother of 3-month-old child present in the gynecology outdoor with complaint of cessation of menstruation since birth of her baby. Her pregnancy test is negative. अब ये देखिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है, बट इसके बावजूद भी इंस्टेड ऑफ दैट इसके अंदर क्या है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही. तो लाज़मी बात है ये प्रोसेस क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया है. ठीक है, क्योंकि एक नर्सिंग मदर, जब भी नर्सिंग मदर के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो ये केस क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया है. तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर देखें. हम नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो इसमें फिजियोलॉजिकल बेसिस पूछ रहे हैं, वो मैं फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से दिखा चुकी हूँ. हम इसके अलावा क्वेश्चन पढ़ते हैं. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ जी, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. तो आपको पता है कि मेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ही जो हमारा जो स्पर्म होता है, स्पर्म क्या होता है, मैच्योर हो चुका होता है, लेकिन बहुत सारे इनहिबिटरी फैक्टर्स जो होते हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं, जो कि मेल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, वो इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं कि वो फुली तौर पर जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके. अब वहाँ पे दो चीज़ें आती हैं. एक तो मेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो है वो इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं, और सेकंड वहाँ पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के जो वेसिकल्स होते हैं इन कांटेक्ट में आ रहे होते हैं. तो ये दो चीज़ें जो होती हैं वो इनहिबिट कर रही होती हैं इसी कंप्लीट मैच्योरेशन को, कि उसे इस काबिल बनाया जाए कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके. तो अब कैपेसिटेशन जो है वो एक 10 to 12 आवर्स तक ये काम होता है, और ये फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर होता है. यानी कि जैसे ही स्पर्म जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक के फ्लूइड के अंदर इन कॉन्टेक्ट में आता है तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, और 1 to 10 आवर्स ये ले लेता है. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फीमेल के फ्लूइड के अंदर इन कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, जो इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं उसको वॉश आउट कर देते हैं. ठीक है, वो चीज़ें वहाँ से उतर जाती हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनको जो सप्रेशन हुई है वो इनहिबिट हो जाती है. सेकंड काम ये होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल के वेसिकल्स उसके ऊपर आ रहे थे उसको थिकन कर रहे थे और प्रिवेंट कर रहे थे कि उसके अंदर से एंजाइम्स रिलीज़ हों, और उसके एक्रोसोम को जो है वो कंप्लीट शेप दी जाए, वो मतलब कि उसको थिन बनाया जाए ताकि एंजाइम की सेक्रेशन हो सके. क्योंकि ज़ाहिर बात है जोना पेलोसूडा वगैरह को भी क्रॉस करके पेनिट्रेट करके आगे जाना होता है, तो वो चीज़ जो है वो इनहिबिट हुई होती है. तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के वेसिकल से दूर भागता है जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर आता है. तो ये चीज़ भी, तो ये दो चीज़ें जो कि हर्डल बन रही थी वो क्या हो गई हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं. थर्ड पे क्या होता है, जो स्पर्म की मेम्ब्रेन होती है वो जब ये सारे काम हो चुके होते हैं, मतलब कि इनहिबिटरी फैक्टर हट चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल के वेसिकल से जो थिकनेस आ रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर क्या होता है, जो स्पर्म की मेम्ब्रेन होती है बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है और परमेबल हो जाती है टू द कैल्शियम आइंस. जब कैल्शियम आइन से परमेबल हो जाएगी तो कैल्शियम आइन लाजमी तौर पर क्या होंगे, अंदर की तरफ एंटर होंगे. जब कैल्शियम आइन अंदर एंटर होते हैं तो वो दो काम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मैंशन किया हुआ है. पहले एंटर होंगे तो फ्लैजेलम की जो है वो विप लाइक मोशन आ जाएगी. आपको पता है कैल्शियम आइन जो है वो कंट्रैक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जब कैल्शियम आइन अंदर की तरफ मूव करेंगे तो पावरफुल विप लाइक मोशन होगी. और सेकंड क्या करता है, जो सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस भी ले आता है कैल्शियम आइन, और वो चेंजेस किस तरह के होते हैं, वो इस तरह के चेंजेस होते हैं कि अंदर से एंजाइम जो है वो एक्रोसोम से बाहर की तरफ आ सकें. वो एंजाइम्स बाहर की तरफ आते हैं और फिर वो इस काबिल बनाते हैं स्पर्म को कि वो पेनिट्रेट कर सकें ग्रैनुलोसा सेल को. पता है ग्रैनुलोसा सेल ने ओवम को जो है वो सराउंड किया होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. ये ओवम है और सराउंडिंग के अंदर जो है वो क्यूमुलस सेल ग्रैनुलोसा सेल से सराउंड किया हुआ है. तो स्पर्म के अंदर इतनी एक्टिवेशन आ गई थी, देखें हाइपर एक्टिवेशन कीमोटैक्सिस आ गई थी. कैसे आ गई थी, क्योंकि पावरफुल विप लाइक एक्शन भी उसको मिल चुका था, साथ में उसके एंजाइम्स भी सक्रिएट हो रहे थे. तो वो ग्रैनुलोसा सेल्स को पेनिट्रेट करते हैं और जाके ओवम को क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं. सो ये सारे प्रोसेस अगर ना होते तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता था. हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. आपने बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है. आपने पहले बताना है कि दो हर्डल्स थे, एक इनहिबिटरी फैक्टर्स रिलीज़ हो रहे थे, सेकंड कोलेस्ट्रॉल के वेसिकल्स आ रहे थे. जब फीमेल के जेनिटल फ्लूइड के अंदर जाते हैं तो ये चीज़ें हट जाती हैं. सेकंड, अब ये काम क्योंकि नहीं हो रहा तो वहाँ पे फिर क्या होगा, कैल्शियम आयन के लिए परमेबल हो जाएंगे. कैल्शियम आयन जब एंटर होंगे तो फिर वो दो काम करेंगे. आप चाहे तो फ्लो चार्ट भी इसका बना सकते हैं, मैंने अभी तक नहीं बनाया बट आप बना लें. क्या करेंगे, ये पावरफुल विप लाइक मोशन कराएंगे उसके फ्लैजुलम की, और सेकंड वो है मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस लाएंगे जिसकी वजह से एंजाइम्स क्रिएट होंगे. वो एंजाइम्स फिर क्या करेंगे, उसे एबल करेंगे कि ग्रैनुलोसा सेल्स को पेनिट्रेट कर सके.
तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस इन ओवरी ऑन द 14th डे ऑफ अ 28 डे नॉर्मल साइकिल। अगर 28 डे का नॉर्मल साइकिल है तो 14 डे पे क्या हो रही होती है, ओव्यूलेशन हो रही होती है। तो वो एक सिक्वेंशियल इवेंट पूछ रहे हैं कि ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है। ओके, सो देयर आई मेड अ वेरी नाइस चार्ट ऑफ ओव्यूलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, ओनली 2 डे बिफोर ओव्यूलेशन क्या होता है कि LH का लेवल जो होता है, मेनली आपको पता है कि ओव्यूलेशन के अंदर ओव्यूलेशन क्यों कैसे होती है, LH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिसकी वजह से जो फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है और ओवम उससे निकल आता है। तो अब हमने वो कैसे सिक्वेंशली कैसे करवाना है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डेज बिफोर ओव्यूलेशन क्या होता है, LH का लेवल 6 to 10 फोल्ड्स बढ़ जाता है। लेकिन जब 16 आवर्स रह जाते हैं ना ओव्यूलेशन में, तब LH का लेवल अपनी पीक पर पहुँच जाता है। ठीक है, 2 डेज़ में क्या 6 to 10 फोल्ड और पीक पर पहुँच जाता है 16 आवर्स में। अब ये जो LH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है वो एक्ट करता है थीका एक्सटर्ना और ग्रैनुलोसा सेल्स पर। आपको पता है कि ओवम होता है, ठीक है, ये अगर ओवम है, ओवम के सराउंडिंग में थीका इंटरना, फिर थीका एक्सटर्ना और ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं। तो अब क्या होता है, ये LH चेक करता है थीका एक्सटर्ना और ग्रैनुलोसा सेल्स पर और उनको कन्वर्ट करा देता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग सेल्स के अंदर। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग सेल्स के अंदर जब कन्वर्ट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होगा और मेन काम जो होता है LH का वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाना ही होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब हाई होगा तो वो थीका एक्सटर्ना पर एक्ट करेगा और फॉलिकल पर भी एक्ट करेगा। ठीक है, फॉलिकल के अंदर बहुत सारे मतलब कि बहुत एक फॉलिकल पूरा काफ़ी सारे एक सेट ऑफ ओवम होता है ना, लेकिन उनमें से एक ही जो है, एक ही ने आगे जो काम करना होता है, एक ही से ओवम रिलीज़ होना होता है। ठीक है, अब थीका एक्सटर्ना पर एक्ट करेगा जब, तो फिर क्या होगा, वहाँ से प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज़ होंगे जिसको हम कोलेजिनेसिस बोल सकते हैं। वो जो फॉलिकल होगा, फॉलिकल की वॉल को थिन करेगा और फॉलिकल की वॉल थिन होने से क्या हो जाएगा, डीजनरेशन ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, ये पूरा फॉलिकल होता है ना, तो ये जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तो इसकी स्वेलिंग कराता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें फॉलिकल के अंदर क्या होगा, हाइपरीमिया होगा, यानी कि उसके अंदर ब्लड जो सप्लाई होगी ना बढ़ा देगा। जाहिर है जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो ट्रांसड्यूरेशन भी होगी ना। ट्रांसड्यूरेशन का मतलब है कि वेसल जब लार्ज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, तो वहाँ से जो फ्लूइड होगा वह सीप आउट होगा और फॉलिकल्स के अंदर जाएगा। तो हाइपरीमिया के अंदर, हाइपरीमिया जब होगी तो फ्लूइड बढ़ जाएगा फॉलिकल के अंदर, वो स्वेलो हो जाएगा। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन भी ब्लड वेसल्स जो है उनको डायलेट कराते हैं। इसके अलावा फॉलिकल्स को वैसे ही नेचुरली जो है वो डायलेट कराते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। जब इसकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है, जो इसका एक सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। जो पॉइंट आया ना सेंटर की तरफ, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये बहुत थिन पॉइंट होता है। सबसे पहले यहीं से यही रप्चर होता है और यहीं से प्लाज्मा जो है ट्रांसड्यूर होता है, बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, जो भी फ्लूइड होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होगा, ठीक है, एक्सटर्नल पैक करेगा जिसमें से प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे, वो फॉलिकल को थिन करेंगे क्योंकि सबसे थिनेस्ट पार्ट ये वाला था, तो यही डीजनरेट करेगा, यानी कि स्टिग्मा डीजनरेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या कराया था, हाइपरीमिया कराया था, प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज कराया था, जिसकी वजह से फिर अगेन फॉलिकल की स्वेलिंग और होगी क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई और स्टिग्मा भी क्योंकि डीजनरेट हो चुका है। तो फिर क्या होगा, फॉलिकल रप्चर हो जाएगा जिसकी वजह से ओवम बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इवेजिनेशन ऑफ ओवम, और फिर क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल। आप इसको दोबारा देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होता है। 2 डेज़ बिफोर ओव्यूलेशन LH का लेवल बढ़ जाता है 6 to 10 फोल्ड, फिर 16 आवर्स पे क्या पीक पे पहुँच जाता है। देन ठीक है, एक्सटर्नल और ग्रैनुलोसा सेल्स पर एक्ट करते हैं और उनको प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग सेल्स के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो 2 पर एक्ट करेगा, ठीक है, एक्सटर्ना पर और फॉलिकल पर। फॉलिकल पर एक्ट करेगा तो हाइपरीमिया, प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज़ करेगा, फॉलिकल स्वेलो होगा। ठीक है, एक्सटर्ना दोबारा से प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज़ कराएगा जो कि वीकनिंग ऑफ द वॉल फर्दर कराएगा, जिसकी वजह से डीजनरेशन ऑफ स्टिग्मा होगा, फॉलिकल रप्चर करेगा, इवेजिनेशन ऑफ ओवम होगा और फिर क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू एंड। होप आपको समझ आया हो। कीप सपोर्टिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।